हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूनिक एसडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम अपना दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु की संरचना। तो हमने भी बहुत सी चीजें पढ़ ली हैं। अब कहें तो हम चैप्टर के लास्ट में पहुंच चुके हैं कि अब हमको लास्ट की चीजों के बारे में पढ़ना है, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कहे तो जिसका यूज आज साइंस में हो रहा है, कहे तो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, जिस मॉडल का यूज आज के साइंस में हो रहा है, जहां से हम तरंग के बारे में, किसी पार्टिकल के तरंग के बारे में जानते हैं, उसको आज हमको पढ़ना है। ठीक है, जिसका नाम होगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल यानी कि परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, उसी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले तो आपको बता दूं कि अभी तक हम कहें तो बड़े पार्टिकल्स के बारे में पढ़े, तभी हमने पिछले वीडियो में डुअल बिहेवियर के बारे में जाना। मैटर के पास वेव नेचर यानी तरंग के गुण होते हैं, साथ ही साथ पार्टिकल नेचर भी होते हैं जिसको कणीय गुण बोलते हैं। तो जैसा कि पहले समय में होता था, यानी पहले के साइंस में होता था कि जो भी गतियां नापी जाती थी, यानी गतियां जो होती थी वो सिर्फ किसके नियम से, न्यूटन के गति के नियम से ही हम परमाणु अणु कहे तो न्यूटन के नियम से हम सभी पिंडों के गति ज्ञात करते थे। वो पहले के समय में था, लेकिन जब वो बातें छोटे कहें तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आ गई कि अब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए कुछ चाहिए जो उनकी गति के बारे में बताए, तो वहां पे वो न्यूटन की थ्योरी सही नहीं हुई, क्योंकि वो सिर्फ पार्टिकल नेचर को ही कहे तो सिर्फ पार्टिकल नेचर को ही तवज्जो दे रही थी या पार्टिकल नेचर को ही मान रही थी। लेकिन हमने अपना डुअल बिहेवियर पढ़ा कि जो डुअल बिहेवियर होता है, यानी कोई भी पार्टिकल हो वो पार्टिकल नेचर रखने के साथ साथ वो वेव नेचर भी रखता है, हमने पढ़ा। तो अब बात आई कि जब छोटे पार्टिकल यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात होने लगी, तब बात करें तो अब उन कणों में क्या कहें, उन कणों में अब वेव नेचर भी होने लगा। लेकिन जबकि जब बड़े पिंडों के बारे में बात होती थी, तब उनमें वेव नेचर या तरंग का गुण नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उनका द्रव्यमान इतना ज्यादा होता था कि कहें तो उनका द्रव्यमान इतना अधिक होने के कारण उनका तरंग दैर्घ्य के बारे में पता नहीं चल पाता था। लेकिन जब द्रव्यमान कम यानी बहुत कम द्रव्यमान वाले पिंडों या बहुत कम द्रव्यमान वाले पार्टिकल्स के बारे में बात की जाने लगी, तब ये पता चला कि हाँ, इनमें कुछ वेव नेचर भी होता नहीं, इसके पास भी तरंग दैर्घ्य कुछ होता है, कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, ये सब चीजें पता लगी। तो बात करते हैं अब अपने टॉपिक की, जो कि है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो दिया गया था इरविन श्रोडिंगर इनका पूरा नाम था। पहले तो कहें साथ में श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग, इन दोनों ने अपना अलग अलग मॉडल दिया था, लेकिन हमको जो बात करना है, जो मॉडर्न साइंस में हमको पढ़ाई जाती है, वो होती है इरविन श्रोडिंगर मॉडल। तो हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि हाँ, इरविन श्रोडिंगर मॉडल में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, जिसमें हमको पढ़ना है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम यानी परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। तो सबसे पहले जाने की ये क्वांटम यांत्रिकी मॉडल होता क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या द ब्रांच ऑफ साइंस बताए, तो हम जब माइक्रोस्कोपिक लेवल के बारे में बात की, तो हम अब उस कंडीशन में आ गए कि जो मॉडल, अभी तक कोई मॉडल ऐसा नहीं था जो किसी भी पार्टिकल के डुअल बिहेवियर यानी द्वैत व्यवहार के बारे में बताया कि हाँ, पार्टिकल के पास वेव नेचर भी होता है और साथ ही साथ वो खुद का पार्टिकल नेचर भी रखता है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि मैटर के पास उस डबल नेचर के बारे में, जो मैटर रखता है कि एक तरंग का गुण और दूसरा कण का गुण। तो आइए देखते हैं क्या कि अब ये क्वांटम यांत्रिकी मॉडल होता क्या है। तो बात करें तो जिस तरीके से हम कहते हैं कि साइंस की डिफिनेशन दी जाती है कि जो हमको विज्ञान कहे कि वस्तुओं के होने, वस्तुओं के संकरण या बोले तो वस्तुओं का निर्माण या उनका नाश, इन सब के बारे में बात करना पड़ता है, तो उसे हम साइंस कहते हैं। तो कहे तो यही डिफिनेशन है कि द्रव्य के सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तो ठीक उसी तरीके से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के लिए भी एक छोटी सी डिफिनेशन जो बताएगी कि हाँ, कि हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में क्या चीजें पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ डुअल बिहेवियर लाइक पार्टिकल एंड वेव, ठीक है, ऑफ मैटर इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। मतलब हम यानी साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, दैट डील्स विथ, जो डील्स करता है यानी बताता है किसके साथ, विथ डुअल बिहेवियर यानी द्वैत प्रकृति किसका, ऑफ मैटर मतलब पदार्थ का, ये पार्टिकल एंड वेव, यहाँ पर डुअल बिहेवियर पार्टिकल का रखेगा और वेव का। तो वही कहने का मतलब कि जिस यानी विज्ञान की यह वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ यानी किसी द्रव्य के डुअल बिहेवियर द्वैत प्रकृति, जो कि होता है पार्टिकल का यानी कणीय गुण और साथ ही साथ तरंग का गुण, उसके साथ कहें तो उसकी बात करता है, उसी को हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम यांत्रिकी उसको बोलते हैं। ठीक है,
तो अब देखिए कि ये मैंने बताया कि इस क्वांटम यांत्रिकी मॉडल ये छोटे पार्टिकल्स के लिए यूज होता है, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम पढ़ते हैं तो। और एक चीज कि जब ये छोटे पार्टिकल के साथ साथ यानी जब ये छोटे पार्टिकल पे अप्लाई किया जाता है तो जो रिजल्ट एक छोटे पार्टिकल में देता है, ठीक है, सेम वही रिजल्ट ये जब बड़े पार्टिकल्स के लिए लगाया जाता है, जहाँ पे न्यूटन का नियम लगा के उसकी गति को निकाला जा रहा था, बड़े पिंडों की गति को, वहां पे जब इसको लगाया जाता है तो उसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहें तो जो प्रॉपर्टी या जो गति व न्यूटन के नियम लगाने से दे रहे थे बड़े पिंड जिनका द्रव्यमान बहुत ज्यादा था, वो सेम वही प्रॉपर्टी वही गति कह सकते हैं कि श्रोडिंगर का नियम जब क्वांटम मैकेनिक्स की लॉज लगाए गए उस पे, तो भी उन्होंने सेम वैसे ही गुण दिखाए, या कहें तो सेम वैसी ही प्रॉपर्टी जी जो न्यूटन के नियम यानी कहें तो क्लासिकल मैकेनिक्स के मॉडल्स दे रहे थे लगाने पर उनपे, तो ठीक वैसा ही प्रॉपर्टी इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल लगाने पर भी दी। तो हम इसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी सूक्ष्म कणों के बारे में पढ़ेंगे, सूक्ष्म कणों के कण यानी सूक्ष्म कण किस तरीके से गति करते हैं, उनका तरंग कैसा होता है उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए कि अब ये जो हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था श्रोडिंगर, यहाँ पे श्रोडिंगर, ये कहें तो ये फिजिक्स के संबंध थे, क्योंकि यहाँ से हमको आपको पता भी होगा कि अगर आप सिलेबस मिलाएं, ठीक है, फिजिक्स का सिलेबस मिलाएं और केमिस्ट्री का सिलेबस मिलाएं तो देखेंगे कि दोनों का बहुत कुछ हिस्सा कह सकते हैं कि मेल खाता है। जो हमको केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है वो ही चीज से हमको फिजिक्स में भी पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो ऐसे कि इसलिए जो साइंटिस्ट हुए वो फिजिक्स में जो आविष्कार किया यानी फिजिक्स में जो इन्वेंशन किए हैं उनको केमिस्ट्री में भी जोड़ा गया, ठीक। तो ये श्रोडिंगर जो थे, इन्होंने जब इस यांत्रिकी मॉडल दिया था तो इनके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, पता है ना। नोबेल हर एरिया का सबसे ऊंचा प्राइज होता है, कहीं तो सबसे ऊंचा उपहार होता है नोबेल प्राइज। इनको 1933 में इसके लिए नोबेल प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड बाय श्रोडिंगर, मतलब जो उसका मूल समीकरण होगा क्वांटम मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी, क्वांटम यांत्रिकी का जो मूल इक्वेशन होगा वो किसके द्वारा दिया गया, या तो कहें मूल बेस जो होगा वो किसके द्वारा दिया गया, श्रोडिंगर के द्वारा, ठीक है। इनका पूरा नाम था एरविन श्रोडिंगर। और देखिए क्या, श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर एन एटम और मॉलिक्यूल हुज एनर्जी डज नॉट चेंज विथ टाइम, मतलब इन्होंने बताया किसके लिए कि इन्होंने इक्वेशन जो दिया वो दिया कि ऐसे एटम या मॉलिक्यूल अर्थात अणु या परमाणु के लिए जिनकी एनर्जी समय के साथ नहीं बदलती है, मतलब इसको हायर लेवल पे हम इसको टाइम इंडिपेंडेंट कहते हैं, ठीक है। टाइम कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी एनर्जी नहीं चेंज होगी। ये दो प्रकार से हम पढ़ेंगे, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है। लेकिन ये टाइम इंडिपेंडेंट है क्योंकि समय के साथ कोई भी फर्क इनकी एनर्जी पे नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये इनका फंडामेंटल फार्मूला था, कहें तो ये एच के ऊपर कैप लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, मैथमेटिकल संगणक बोल सकते हैं, मैथमेटिकल संगणक। ये निकालने के लिए इन्होंने बताया था कि हम जब इसको निकालते हैं यानी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के बारे में निकालते हैं तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि हम निकाय जिस निकाय के लिए इसको इनका समीकरण ये जिस निकाय के लिए लगा रहे हैं उसमें हमको उस निकाय की जो टोटल एनर्जी है उसके बारे में पता होनी चाहिए। तो टोटल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे किसी निकाय की, जिसके लिए हमको जो निकाय है उसका जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे या तो कहें छोटे मोटे सब पार्टिकल्स होंगे उनकी गतिज एनर्जी जो होगी यानी गतिज ऊर्जा जो होगी, और साथ ही साथ उनका जो उनके नाभिक के साथ जो अट्रैक्शन पोटेंशियल होगा या फिर कहें जो रिपल्सन पोटेंशियल होगा, उन सभी के द्वारा ही हम इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर यानी निकाय की कुल ऊर्जा निकाल सकते हैं, जिसके थ्रू हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को प्राप्त करेंगे, ठीक है। और देखिए क्या, ये जो सिंबल यूज हुआ है साई, इसको बोलते हैं साई, ठीक है। तो इसको हम वेव फंक्शन रखते हैं, या मतलब इसको वेव फलन कहे तो वेव फंक्शन अर्थात तरंग फलन के रूप में बात करते हैं। और ई तो सबको पहले से पता है, ई को हम एनर्जी कहते हैं, ठीक है। एनर्जी मतलब ऊर्जा। तो कहे तो ये फंडामेंटल इक्वेशन था किसका, श्रोडिंगर का, या क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के लिए, यानी क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के लिए इनका ये फंडामेंटल इक्वेशन था जिसके थ्रू हम निकालेंगे। तो इसमें देखेंगे आप कि ये जो दिया गया है साई यानी ये सिंबल जो बना हुआ है इसको हम बोलते हैं तरंग फलन, ठीक है। और एच इसको बोलते हैं हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो कि यहाँ पे बना हुआ है, ठीक। तो ये इनका मॉडल था, इन्होंने ये दिया था। अब हम बात करेंगे कि
हम इसको अप्लाई कहाँ करें। हम हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़े, तो अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन एटम और इनका यानी श्रोडिंगर इक्वेशन का मेल कैसे होता है, कैसे इन्होंने हाइड्रोजन एटम के ऊपर इसको अप्लाई किया। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के कुछ फीचर्स। अब इतना तो हम जान लिया कि क्वांटम यांत्रिकी मॉडल होता क्या है, ठीक है। जो मैटर के डुअल बिहेवियर के बारे में चर्चा करें उसको क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के अंतर्गत रखते हैं। फिर उसमें हमने श्रोडिंगर द्वारा दिए गए फंडामेंटल इक्वेशन, जो क्वांटम मैकेनिक्स में फंडामेंटल इक्वेशन यूज किया जाता है, उसको हमने लिखा, ठीक। क्या होता है, एक बात और बताऊं तो ये जो होता है ये अलग अलग निकायों पे लगाया जाता है, ठीक है। इनको अलग अलग निकायों पे लगाया जाता है, जिससे इसके अलग अलग सॉल्यूशन आते हैं। सॉल्यूशन हमको यहाँ पे निकालना किसका, देखिएगा ई का और साई का, क्योंकि ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है इसको हमने बताया कि ये ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है। तो जिस तरीके से जिस निकाय पे हम निकालेंगे तो उसकी अलग अलग ऊर्जाएं आएंगी, तो उसके थ्रू हमको साई और ई यानी वेव फलन यानी तरंग फलन और साथ ही एनर्जी प्राप्त होगी, अलग अलग निकाले के अलग अलग। लेकिन हाँ, इसके सॉल्यूशन के लिए अलग अलग एटम्स पे इसको लगाया जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन भी अलग अलग आएगा। जिसके लिए आपको जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, चाहे तो आप बीएससी में पढ़ेंगे या ग्रेजुएशन में जब आप पढ़ेंगे इसको, तो आपको इनके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा मिलेगी। इनका एक बड़ा सा समीकरण भी बनता है। ये तो फंडामेंटल समीकरण था, लेकिन जब इसको अलग अलग एटम्स पे लगाया तो एक बहुत बड़ा सा है तो तैयार हो जाता है, बड़ा सा थोड़ा सा इक्वेशन मिलता है, उसके बारे में आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें थी, ये आपको मिल गया। अब हम बात करेंगे इसके कुछ फीचर्स के बारे में कि क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के कुछ फीचर। भाई हमने इसको तो जाना, तो हमको ये भी पता होना चाहिए ना कि ये क्वांटम यांत्रिकी मॉडल का गुण कौन कौन सा है, क्या हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्वांटम मैकेनिकल कहें तो क्वांटम फिजिक्स का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल को हम कौन कौन से प्रॉपर्टीज के अंतर्गत देख सकते हैं कि हाँ, अगर क्वांटम यांत्रिकी मॉडल हम पढ़ रहे हैं तो इस पार्टिकल में जिस पार्टिकल को हम इसके अंतर्गत कंसीडर करेंगे उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना फीचर, जो कि इसका होगा। एक बात और बता दें तो ये जो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल है ये टोटली थ्योरेटिकल पे बेस पे आधारित है, थ्योरेटिकल पे, ठीक है, मतलब थ्योरी पे, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल पे आधारित है ये, ठीक। तो चलिए अब हम इसके फीचर्स यानी इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बातें करते हैं। तो हम बात करें तो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, मतलब अब हमको पढ़ना है कि क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के लक्षण कौन कौन से होते हैं। जैसे कहें तो जब कोई किसी को बीमारी होती है तो कहते हैं ना, हाँ ये लक्षण दिख रहे हैं, मतलब बुखार। कब हम कहते हैं बुखार है, जब हम देखते हैं कि हाँ ये शरीर का हल्का सा गर्म है, थोड़े से थके थके लग रहे हैं, तब बोलते हैं ना कि बुखार है। तो ठीक वैसे ही लक्षण उसको बोलते हैं। तो देखेंगे हम यहाँ पे कि क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के कौन कौन से लक्षण होते हैं, प्रमुख लक्षण, जिसके द्वारा हम जानते हैं कि हाँ ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत आएगा। देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल ऑफ एटम, मतलब परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के प्रमुख लक्षण। तो बात करें ये क्वांटम यांत्रिकी मॉडल ज्यादा कुछ नहीं, बस ये कहें तो जब हम किसी एटम के ऊपर श्रोडिंगर का इक्वेशन लगाते हैं तब उसके द्वारा जो चित्र हमको प्राप्त होता है उसी को हम क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के प्रमुख लक्षण रखते हैं। नहीं तो जब हम बुखार का एग्जांपल है, जब हम बुखार के बारे में अध्ययन करते हैं तो क्या करते हैं, किसी मरीज के ऊपर पहले टेस्ट करते हैं कि हाँ क्या क्या मरीज दिखा रहा है गुण, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि इसमें बुखार है, ठीक है। तो उसी तरीके से इसको हम देखेंगे कि ये ठीक वैसा ही चित्र है कि जब हम किसी एटम के ऊपर श्रोडिंगर के इक्वेशन को लगाते हैं तब जो चित्र हमको प्राप्त होता है वही हमको इसकी कहे तो लक्षण के बारे में बताया गया है यानी दिया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रमुख लक्षण होते हैं इसके। देखिए पहला क्या, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम्स इज क्वांटाइज्ड, मतलब जो परमाणु की एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज मतलब वो एक कुछ निश्चित वैल्यू रखती है ना। क्वांटाइज हमने कई बार पढ़ा है, कई बार उन्होंने बताया था फोटॉन के पास भी क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है, यानी फोटॉन को भी क्वांटा कहा था। छोटे से छोटे एनर्जी जो फोटॉन रख रहा था उसको उन्होंने क्वांटा कहा था। तो उससे बड़े भी एनर्जी रखे थे जिसको किसका मल्टीपल होता, एक कहे तो पूर्णांक का मल्टीपल हो रहा था ना। जितनी भी एनर्जी उस फोटॉन्स के अलग अलग फोटॉन्स में होती थी सब उस कहे तो जो एक फोटॉन की एनर्जी यानी क्वांटा क्या इंटीग्रल मल्टीपल होता था। ठीक उसी तरीके से इनका भी कहना है इसमें कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज, मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज होती है, कहें तो क्वांटित होती है, अर्थात कुछ निश्चित वैल्यू ही रखते हैं, ठीक है। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ होता है तब जो उसकी एनर्जी होती है वो क्वांटा के फॉर्म में होती है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए क्या कहने हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, क्या क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब है कि ये जो वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जब इलेक्ट्रॉन तरंग जैसे गुण को दर्शाता है तो उसका रिजल्ट है क्या, द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल,
मतलब जो क्वांटीकृत इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर है तो जो क्वांटीकृत इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर है वो किसका रिजल्ट है, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को दिखाने का। मतलब जब इलेक्ट्रॉन वेव नेचर दिखाता है तो उसी का कह सकते हैं परिणाम है क्या, क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, मतलब क्वांटीकृत इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर, उसी का परिणाम है। और क्या कहना है इसी में, देखिए ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आर अलाउड सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, मतलब यही श्रोडिंगर के अनुमत सॉल्यूशन है। श्रोडिंगर का जो तरंग समीकरण है क्या हमने बताया था, हैमिल्टनियन साई बराबर ई साई, तो उसी का है तो अनुमत सॉल्यूशन है ये क्या, यही जो क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है। ठीक है, तो ये बताया इन्होंने कि जो इलेक्ट्रॉन का तरंग गुण होता है उसी के कारण हमको क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल डायग्राम प्राप्त होता है। ठीक है, और देखिए तीसरी बात क्या कि इन्होंने बात की किसकी, कि सिर्फ हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की, है ना, कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पथ है, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट मोमेंटम के बारे में, हम वेग के बारे में नहीं बताएंगे, हम सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, हाँ ये प्रायिकता होगी। तो देखिए तीसरी बात में क्या करें हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन एन एटम कंसीडर्ड, मतलब हम जब इसका अध्ययन करेंगे सिर्फ किसको कंसीडर करेंगे, किस पे चर्चा करेंगे, कि सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, है ना, कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ना कि उसके एग्जैक्ट पोजीशन के ऊपर कि हाँ एग्जैक्ट पोजीशन उसकी क्या है। और क्या देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट डिफरेंट पॉइंट्स इन एन एटम, मतलब हम सिर्फ बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता जो कि एटम के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स पे पाई जाएगी। जबकि उन्होंने क्या कहा था, हमने अनिश्चितता के सिद्धांत में उन्होंने बताया था ना हाइजेनबर्ग ने, कि हाँ हम ना तो किसी इलेक्ट्रॉन की एक समय पे गति को निर्धारण कर सकते हैं और ना ही उसकी पोजीशन का निर्धारण कर सकते हैं। सीधे सीधे कहें तो हम किसी इलेक्ट्रॉन की पथ का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम प्रोबेबिलिटी के बारे में ही बात करेंगे, संभावना कहेंगे कि हाँ वो इलेक्ट्रॉन इस पथ से जाने की संभावना है। ठीक है, और देखिए क्या अगली बात में क्या कहा, एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, मतलब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है हम बोलते हैं परमाणु कक्षक, परमाणु कक्षक जो होता है क्या होता है, वेव फंक्शन यानी साई, इस चिन्ह को हम साई बोलते हैं। देखिए ऐसे लिखा गया है, ये इस चिन्ह को हम बोलते हैं साई, जिसका नाम है वेव फंक्शन, या कहें ये तरंग फलन इसको बोलते हैं, किसी भी तरंग के लिए फलन तरंग फलन इसको बोलते हैं। देखिए एन एटॉमिक ऑर्बिटल यानी परमाणु कक्षक इज द वेव फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, मतलब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, यानी हम एटॉमिक ऑर्बिटल परमाणु कक्षक के बारे में बात करते हैं, वो कुछ और नहीं बल्कि वो क्या है, किसी एक इलेक्ट्रॉन का किसी एटम में वेव फंक्शन है। मतलब है तो किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उस इलेक्ट्रॉन का जो तरंग फलन होगा, भाई इलेक्ट्रॉन है तरंग के गुण दिखाएगा, यानी तरंग के गुण दिखाएगा वो, तो जो तरंग फलन होगा उसका यानी तरंग फंक्शन होगा उसको हम बोलते हैं क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, इससे हम ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो कई प्रकार के तरंग फलन रखेगा, यानी कई प्रकार के वेव फंक्शन रखेगा। तो ठीक इसी तरीके से हम बात करें तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल यानी परमाणु कक्षक जो होता है वो हम उस हर परमाणु कक्षक का अलग अलग कहे तो अलग अलग प्रकार की उसकी तरंग फलन होते हैं, वेव फंक्शन हर परमाणु कक्षक के लिए अलग अलग होते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं यानी किसी भी एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम इसी का यूज करते हैं, इसी वेव फंक्शन का यूज करते हैं। हम इलेक्ट्रॉन को किसके क्रम में, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम रखते हैं, तो उसमें सीधे सीधे हम वेव फंक्शन का यूज करते हैं कि जिस एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन होगा उसी में हम इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे। ठीक है, जो कि क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम का आधारित होता है वो सीधे एक इलेक्ट्रॉन तरंग कक्षक तरंग पे ही आधारित होता है, एक इलेक्ट्रॉन कक्षक तरंग फलन बोले तो वन इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल, वन इलेक्ट्रॉन एटॉमिक वेव फंक्शन, उसी पे डिपेंड होता है कौन सा, उसका किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो साई होता है ना, ये जो सिंबल आपको बता रहे हैं वेव फंक्शन, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए पूरी जानकारी दे देता है, किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं। अकेले ये जो साई चिन्ह है जिसको हम वेव फंक्शन बोल रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी दे देता है। आपके लिए पूरी जानकारी का मतलब है कि वो बता देगा कि ये नाभिक से कितनी दूरी पे स्थित है, कहाँ पे स्थित है, सब कुछ ये वेव फंक्शन यानी तरंग फलन उस इलेक्ट्रॉन के बारे में बता देगा। इसी कारण से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया मैंने वो इसी पे आधारित है। ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए पर्टिकुलर होता है, हर एक ऑर्बिटल के लिए पर्टिकुलर होता है। ठीक, ऑर्बिटल मतलब हर एक परमाणु कक्षक के लिए भी पर्टिकुलर निश्चित होता है कि हाँ इसका तरंग फलन यही होगा। ठीक है,
देखिए ये बात इन्होंने बताई। फिर अगली बात क्या बताई इन्होंने, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल। देखिए क्या बोल रहे हैं, प्रोपोर्शनल माने समानुपाती, इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन। मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन। मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन था, यानी वेव फलन जो था, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन। मतलब अब ये जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन। मतलब परमाणु तरंग फलन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन हम कहें तो कहीं पे पाए जाने की संभावना जो बनती है वो क्या होती है, वो सीधे सीधे उसके समानुपाती होती है, किसके, ऑर्बिटल वेव फंक्शन, यानी परमाणु, मैंने बताया कि परमाणु तरंग फलन के, वही मैंने कहा कि कक्षक तरंग फलन के समानुपाती होती है तभी। और जो कक्षक तरंग फलन ऑर्बिटल वेव फंक्शन यानी कक्षक तरंग फलन के समानुपाती होती है, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, देखिए दैट इज साई स्क्वायर। इसको बोलते हैं साई मॉड का स्क्वायर। इसको मॉड लगने का मतलब क्या, मॉड लगने का मतलब आप समझ सकते हैं कि पहले से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, हमने तो पढ़ा था भाई, इसको बोलते हैं निरपेक्ष वैल्यू शायद बोलते हैं, निरपेक्ष मान, ठीक है, निरपेक्ष मान। इसको हम लोगों को पढ़ाया जाता था जब ये चिन्ह लगाते थे, हम छोटे क्लास में थे तो हमको सर बताते कि जबरन प्लस करिए, मतलब जबरदस्ती उसको प्लस करिए, अगर कोई वैल्यू निगेटिव में दी गई है तो उसको जबरदस्ती प्लस करिए, यही बताता है या साइन, ठीक है। तो कहें तो ये साई स्क्वायर भाई माइनस हो या प्लस हो, किसी का भी हम स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे तो हमको वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, निगेटिव मिलने का कोई भी चांस नहीं है। तो वही बात की इसको हम यानी जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन है इसको हम किससे दर्शाते हैं, साई स्क्वायर से, कह सकते हैं साई मॉड स्क्वायर। और देखिए क्या, एट दैट पॉइंट माने उस पॉइंट पे, और क्या, साई स्क्वायर इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये बात ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि साई स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के साथ कहें तो प्रायिकता घनत्व है ना, एंड ऑलवेज पॉजिटिव, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। मैंने बताया कि स्क्वायर है तो हर समय ये पॉजिटिव होगा। तो कहने का मतलब है कि पांचवी बात में यही बता रहे हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी पॉइंट पे, वो क्या होता है, वो होता है किसी भी एटम के अंदर किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बनती है वो सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होती है, यानी समानुपाती होती है किसके, स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन। मतलब कक्षक तरंग फलन के वर्ग के समानुपाती होती है, जिसको हम दर्शाते हैं साई का स्क्वायर, बोले साई मॉड साई का स्क्वायर। और क्या बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि साई स्क्वायर नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और उस साई मॉड स्क्वायर को हम कहे तो प्रायिकता घनत्व बोल सकते हैं, यानी प्रायिकता घनत्व बोलते हैं। एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव, और यह हर समय पॉजिटिव होता है, ठीक। तो ये मेन बातें थी, यानी इंपॉर्टेंट फीचर्स थे किसके, परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के। एक बार आपको शॉर्ट में बता दूं तो पहली बात इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। दूसरी बात, जो एग्जिस्टेंस हम एनर्जी लेवल डायग्राम हमको मिलता है वो इलेक्ट्रॉनों के तरंग गुण दिखाने के कारण ही मिलता है, और तरंग गुण दिखाने के कारण ही हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अनुमत हल भी मिलते हैं, यानी उसके हल भी प्राप्त होते हैं। और तीसरी बात क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब हम तीसरी बात में कि हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना के बारे में बात करेंगे, ना कि हम डायरेक्ट कहेंगे कि हाँ इलेक्ट्रॉन वहीं पे पाया जाएगा। हम सिर्फ संभावना के बारे में बात करेंगे कि हाँ इलेक्ट्रॉन वहां पाया जा सकता है, और उसी को हम वेव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और क्या, द एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल यानी परमाणु कक्षक होगा वो सिर्फ एक वेव फंक्शन होगा, किसके लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो ना फॉर एन इलेक्ट्रॉन, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा यानी परमाणु कक्षक होगा वो सिर्फ तरंग फलन होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। और यहाँ पे बात करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी कई प्रकार के तरंग फलन रखता है, और जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स का अपना एक खुद का कहें तो वेव फंक्शन यानी तरंग फलन होता है खुद का। सबके अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, जितने भी ऑर्बिटल यानी जितने भी कक्षक उनके अपने अपने तरंग फलन, यही बात बता रहा। और क्या, और ये जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं या फिर करते हैं, हमको किताबों में दिखाया जाता है, उसको क्या, ये इसी पे आधारित होता है, वेव फंक्शन के, परमाणुओं के यानी कक्षकों के तरंग फलन पे ही आधारित होता है। और देखिए क्या बता रहे हैं, द स्क्वायर ऑफ पांचवें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट इन एन एटम इज द
इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है वो सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ये जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन हम पढ़ते हैं यानी कक्षक तरंग फलन हम पढ़ते हैं उसी के डायरेक्ट उसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, जिसको हम दर्शाते हैं मॉड साई के स्क्वायर से, और जो कि इस मॉड साई के स्क्वायर को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या फिर कहें तो प्रायिकता घनत्व, और ये वैल्यू हर समय पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये पूरी बात बताई थी इन्होंने परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के प्रमुख लक्षण में। अब हम इस मॉडल को अप्लाई करेंगे हाइड्रोजन एटम के ऊपर, क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम के बारे में बहुत पहले पढ़ते आ रहे हैं, तो अब हम हाइड्रोजन एटम के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे, तब देखते हैं कि हाइड्रोजन एटम कौन कौन सी बातें बताता है। हमको बात करनी है अपने टॉपिक पे, जिसका नाम है हाइड्रोजन एटम एंड श्रोडिंगर इक्वेशन, मतलब हाइड्रोजन परमाणु तथा श्रोडिंगर समीकरण। मतलब हम कहें तो अब हम स्पेशली हाइड्रोजन एटम के लिए बात करेंगे, जहाँ पे श्रोडिंगर समीकरण को जब लगाया गया तो देखिए क्या, जब श्रोडिंगर समीकरण को हाइड्रोजन एटम पे लगाया गया तो वहां से भी सेम वही रिजल्ट निकले जो कि हमने उसके फीचर के बारे में पढ़ा है कि हाँ इलेक्ट्रॉन का अलग एनर्जी लेवल होता है, वो अलग अलग एनर्जी लेवल में पाए जाएंगे। यानी हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन तो उसका एनर्जी लेवल होता है जिसमें वह पाया जाएगा, और ठीक उस हर एक एनर्जी लेवल के लिए एक स्पेशल तरंग फलन होता है, ये बताया। यानी हर एक एनर्जी लेवल के लिए एक स्पेशल वेव फंक्शन होता है, इस बारे में बताया। ठीक है, और देखेंगे क्या बताया, व्हेन श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व फॉर हाइड्रोजन एटम, वो इक्वेशन है उसको सॉल्व किया जाएगा हाइड्रोजन एटम के लिए, सॉल्व फॉर हाइड्रोजन एटम द सॉल्यूशन गिव्स द पॉसिबल एनर्जी लेवल्स, बताया ना कि पॉसिबल एनर्जी लेवल्स को जितने भी संभावित ऊर्जा स्तर है सभी को देगा, ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये तो बताया कि उसका पॉसिबल एनर्जी लेवल बताया इलेक्ट्रॉन की। अब फिर उस इलेक्ट्रॉन से जो करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन जुड़ा होगा उसके बारे में बताया। इलेक्ट्रॉन्स एंड वेव फंक्शन मतलब जब हम श्रोडिंगर समीकरण को हाइड्रोजन एटम के लिए लगाएंगे यानी हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व करेंगे, तब हमको डिफरेंट जो भी पॉसिबल एनर्जी लेवल्स होंगे उनके बारे में पता चलेगा इलेक्ट्रॉनों के, और फिर जो उससे एसोसिएटेड तरंग फलन यानी उससे जुड़े हुए जो तरंग फलन होंगे उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी। और देखिए क्या, दिस क्वांटाइज एनर्जी स्टेट्स, मतलब वो क्वांटाइज होंगे यानी कुछ निश्चित वैल्यू रखेंगे, और अब उन जो क्वांटाइज स्टेट्स हैं उनको क्या कहा गया, देखिए दी वो किस तरीके से करेक्टराइज यानी किसके द्वारा वो बताए जाएंगे कि हाँ ये एनर्जी है उसकी। देखिए द क्वांटाइज एनर्जी स्टेट्स एंड करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन साई आर कैरेक्टराइज्ड बाय द क्वांटम नंबर यानी बाय 3 क्वांटम नंबर्स। मतलब अब जो इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी लेवल मिली यानी एनर्जी लेवल मिला और जो उनका उनसे संबंधित तरंग फलन मिला, उसको हम किसके द्वारा डिफाइन करेंगे, इन 3 क्वांटम नंबर्स के थ्रू। ठीक है, ये 3 क्वांटम नंबर दिए गए हैं जिनके थ्रू हम उसकी व्याख्या करेंगे। ठीक, तो उनको ये चीज कब आई, जब हमने हाइड्रोजन एटम के लिए उसको सॉल्व किया। लेकिन ये जो क्वांटम नंबर्स हैं ये कहें तो हम जो श्रोडिंगर समीकरण था हमारे पास उसके नेचुरल समीकरण यानी नेचुरल सॉल्यूशन से उसको हमको प्राप्त हुए हैं। देखिए क्या क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं यानी मुख्य क्वांटम संख्या, फिर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर यानी l कहते हैं इसको द्विगंशी क्वांटम संख्या, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम m से दर्शाते हैं इसको बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो अगले टॉपिक में हम इन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जब हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसको लगाया गया, ठीक है, श्रोडिंगर समीकरण को, तो ये चीजें निकल के आई कि ये चीजें हाइड्रोजन परमाणु के लिए उसके ऊर्जा को बताती हैं, उसके इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लेवल को बताती हैं, उससे संबंधित जो तरंग फलन साई होता है उसके बारे में बताती हैं। ठीक है, तो इतनी बातें श्रोडिंगर समीकरण को उसके लगाने के बाद आई। तो जब लगाया गया उसके लिए हाइड्रोजन एटम के लिए, तो कहें तो जो एक इलेक्ट्रॉन तरंग फलन होता है उसको हम परमाणु कक्षक बोलते हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन जो होगा हाइड्रोजन के लिए उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल बोलेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के लगाने के बाद ये इतनी ही चीजें पाई गई। अब हम बात करेंगे अपने क्वांटम, इसमें जो हमको पढ़ना है एटॉमिक नंबर्स के बारे में। अब हम एटॉमिक नंबर्स के बारे में ये क्या बोलते हैं इसको, क्वांटम नंबर्स के बारे में हम बातें करेंगे। क्वांटम नंबर्स होता क्या है, क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो अब हम इसी के बारे में बातें करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर से। वही एक बार बताऊं तो जो सेम चीजें हमने फीचर्स में पढ़ी हैं, यहाँ उसके इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहाँ पे होगी, जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, यानी इसके प्रोपोर्शन हमने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होगी वो साई स्क्वायर पे डिपेंड करेगी, साई इस पे डिपेंड करेगी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, इसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। सेम वही चीजें निकल के आई जो जनरल एटम के लिए होता है वही सेम हाइड्रोजन एटम के लिए भी निकल के आया। ठीक है, तो इसलिए इसको ऐसे पीछे वाले में से देख लीजिएगा, जो सेम चीज उसमें है वही इसमें भी है। ठीक है, कि हाइड्रोजन एटम भी पता चलेगा, ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में कहाँ पे पाया जाएगा, उसकी पाए जाने की संभावना कहाँ पे होगी।
ठीक है, इन्हीं सब के बारे में बताता है। इस टॉपिक में इतना ही। अब हम अगले टॉपिक में बात करेंगे अपने क्वांटम नंबर्स के बारे में, यानी क्वांटम संख्याओं के बारे में। तो देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स, यानी कि क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं तो सभी जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी को तो पता ही होगा कि कितनी महत्वपूर्ण पॉइंट है। कहे तो ये कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारी केमिस्ट्री का, या कहें फिजिक्स में भी इसका यूज होता है। तो सीधे सीधे हम कहते हैं हमारे साइंस का यानी विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है या बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है क्या, क्वांटम नंबर। तो हम अब इन्हीं क्वांटम नंबर्स के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने पीछे जो चर्चा की है जिसमें हमने देखा कि ऑर्बिट किस तरह से था, फिर ऑर्बिटल किस तरह से था, ठीक है, इनका इंपॉर्टेंस यानी इनका महत्व कैसे था। अब हम पहले इनके बारे में देख ले कि ऑर्बिटल इनका महत्व होता क्या है। तो जैसे बताऊं तो ऑर्बिट हमने कहाँ पढ़ा, हमने ऑर्बिट हमें बोर ने बताया था। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में गति करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। उन्होंने ऑर्बिट का एक निश्चित पथ पर गति करते हैं जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। फिर जब हम लोग हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत को हमने पढ़ा तो हाइजेनबर्ग ने बताया यानी बोर के मॉडल को सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी निश्चित पथ या कोई भी निश्चित रास्ता नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सिर्फ संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया जाएगा। तो बात यह है कि वो तो उन्होंने ऑर्बिट कहा था, तो अब ऑर्बिट की केस खत्म, यानी ऑर्बिट खत्म। ऑर्बिट को क्या बोला था उन्होंने, देखिए बोर ने ऑर्बिट के बारे में बताया यानी कक्षा के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में गति करेगा। लेकिन जब हाइजेनबर्ग आए, हाइजेनबर्ग के इस कहें तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के बाद जब हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर जिन्होंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया, इन दोनों ने जब अपना अपना अलग अलग प्रयोग किया था क्वांटम यांत्रिकी मॉडल देने के लिए, तब जो मॉडल निकल के आया यानी जिसको हम पढ़ रहे हैं क्वांटम यांत्रिकी मॉडल बोले तो श्रोडिंगर का तरंग समीकरण, यानी श्रोडिंगर का ही है ना, श्रोडिंगर द्वारा दिया गया ही क्वांटम यांत्रिकी मॉडल हम पढ़ रहे हैं। तो श्रोडिंगर ने अपने क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में क्या बताया था, तरंग फलन के बारे में यानी वेव फंक्शन के बारे में। वो किसका बताया था, ऑर्बिटल। यानी श्रोडिंगर ने अपनी थ्योरी में ऑर्बिटल अर्थात कक्षक का नाम लिया, या ऑर्बिटल अर्थात कक्षक। यानी कि अब हम कक्षा से शुरुआत तो कक्षा से हुई जहाँ पे बोर ने कक्षा बताया, लेकिन अब जब बात हम करेंगे श्रोडिंगर के तरंग समीकरण के बाद हम क्वांटम मैकेनिकल यानी क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में, तब हम किसकी बात करेंगे, ऑर्बिटल का। क्योंकि इस ऑर्बिट की जो ऑर्बिट बोर ने बताई थी इसका कोई प्रायोगिक सत्यापन यानी कहें तो एक्सपेरिमेंटल सत्यापन कोई हुआ नहीं, इसलिए उसको सिरे से खारिज कर दिया गया। तो बात किसकी होने लगी अब, सिर्फ ऑर्बिटल की यानी कक्षक की। तो हम बात उसी कक्षक पे करेंगे कि कक्षक क्यों महत्वपूर्ण। तो इंपॉर्टेंस देखें अब तो ऑर्बिट का, भाई ऑर्बिट खत्म हो गई तो ऑर्बिट कोई इंपॉर्टेंस रही नहीं कि उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना हम कह ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन वहां पे उसी पथ पे गति करेगा, ठीक। लेकिन जो ऑर्बिटल आया, जो हमने श्रोडिंगर तरंग समीकरण के बारे में हमने कहे तो कुछ ये जो हमने बताया था क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के फीचर, उसमें कुछ बताया था। उसमें ऑर्बिटल को लेकर बताया कि ये जो ऑर्बिटल होता है क्या होता है, एक जो साई है, साई का यूज किया था हमने, इस सिंबल का साई का यूज किया था। इसको हमने क्या बोला था, वेव फंक्शन यानी तरंग फलन। तो तरंग फलन ये जो है ये क्या दर्शाता है, ये हर एक ऑर्बिटल के लिए अलग अलग होता है ना, कहे तो एक एक ऑर्बिटल के लिए यूनिक होता है कक्षक, ठीक है। तो यही होता है कि ये ऑर्बिटल जो है वो साई के द्वारा दिखाए जाते हैं, उसका तरंग फलन होता है साई। तो यही कि अब ये इम्पोर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रॉन, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो संभावना होगी, फिर इसी में इन्होंने क्या बताया था, साई मॉड का स्क्वायर, यानी इसको क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। साई को तो प्रोबेबिलिटी बताया कि हाँ उसके पाए जाने की संभावना होगी कक्षक में, लेकिन साई स्क्वायर क्या था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। यानी एक कहें तो डेंसिटी क्या होती है, एक किसी भी आयतन में, एक छोटे से आयतन में जो मात्रा होती है, कहें तो किसी भी द्रव्य की कह सकते हैं, पदार्थ की कह सकते हैं, मैटर की कह सकते हैं, जो मात्रा होती है एक निश्चित तो एक छोटे से आयतन में, उसी को हम बोलते हैं क्या, डेंसिटी यानी घनत्व। तो वही तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, मतलब प्रायिकता घनत्व। तो जब बात की गई कि हाँ ऑर्बिटल होता है कक्षक, जिन्होंने यानी जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमें कक्षक के बारे में पता चला, तो कक्षक में ये भी तो पता चला कि जो उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होगी उस कक्षक में वो क्या होगी, इसके समानुपाती यानी मॉड साई के स्क्वायर के समानुपाती होगी, वर्ग के समानुपाती होगी, जिसको हमने क्या बताया, यानी जिसको उन्होंने क्या बताया था कि हम उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोल सकते हैं। तो इससे यह संभव हुआ ना कि हम हाँ इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं, सब कुछ है ना। इससे संभव हुआ कि हम इलेक्ट्रॉन के बारे में
पता कर सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से है, इलेक्ट्रॉन के गुण कौन कौन से हैं, इन सबके बारे में हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यही महत्व था इनका कि ऑर्बिट सिरे से खारिज हो गया, ऑर्बिट की कोई वैल्यू नहीं, यानी कोई मतलब ऑर्बिट का नहीं रहेगा, लेकिन जो ऑर्बिटल आया इसमें हमें पता चला कि हम ऑर्बिटल को लेके इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी बातें जान सकते हैं, उस एटम के बारे में भी सारी बातें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही था। अब हम देखेंगे कि ये क्वांटम नंबर किस प्रकार से, क्वांटम नंबर क्या होते हैं, क्या किस प्रकार से क्वांटम नंबर हमको पढ़ना है, या क्वांटम नंबर हमको क्या क्या चीजें बताते हैं। ठीक, कितना महत्वपूर्ण है क्वांटम नंबर, ये तो आप सबको पता होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या होता है क्वांटम नंबर। देखिए क्वांटम नंबर आपको बताऊं तो क्वांटम नंबर एक ऐसी युक्ति है तो एक प्रकार का कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का नक्शा बोल सकते हैं। नक्शा क्या होता है भाई, नक्शा तो यही होता है ना कि हम किसी एक मान लीजिए कोई निश्चित पोजीशन हो और हम कहीं अनजान हो, हमको नए शहर में हम गए हो, तो अगर हमारे पास नक्शा ना हो तो हम अपने पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते हैं जहां पे हमको पहुंचना है, जो हमारा लक्ष्य है। लेकिन जब हमारे पास नक्शा होता है ना, जब हमारे पास नक्शा होता है तो हम चाहे जैसे ही वहां पे अपने मैप देख के, यानी नक्शे को देख के हम अपने पॉइंट तक, जहां हमारा लक्ष्य वहां तक हम पहुंच जाते हैं। ठीक, उसी तरीके से कह सकते हैं कि ये क्वांटम नंबर्स भी एक प्रकार का नक्शा है जिससे हम किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में पता करते हैं। ठीक है, तो बात करें तो ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, जो इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल होता है यानी कक्षक जो होता है, उसके बारे में सब चीजें ये क्वांटम नंबर्स बता देती हैं। ठीक है, कोई भी ऑर्बिटल हो तो उसके बारे में सारी चीजें बता देंगे, और इलेक्ट्रॉन भी जो उसमें रहेगा इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सीधे से देखें तो ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं ये हमें किसी ऑर्बिटल की एनर्जी के बारे में बताते हैं, उसके कहें तो साइज के बारे में, कितना बड़ा है, छोटा है, कैसा है, साइज के बारे में बताते हैं। उसका फिर कहें तो उसका आकार बताते हैं कि हाँ किस प्रकार का शेप रखता है, वो कहीं लंबा तो नहीं है, गोलाकार तो नहीं है, या बेलनाकार तो नहीं है, शंख के आकार का तो नहीं है, इनके बारे में बताते हैं। और क्या होता है, ये बताते हैं कि त्रिविम संरचना इनकी कैसी है, त्रिविम संरचना तो ओरिएंटेशन इनकी कैसी है। ठीक है, और बात करेंगे तो ये 3 क्वांटम नंबर्स जो होते हैं, मुख्यतः हम 4 क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन क्वांटम नंबर्स और भी होते हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, 4 से ज्यादा भी। लेकिन बात करें तो उन चारों में जो चारों हम पढ़ते हैं उनमें से जो 3 क्वांटम नंबर्स होते हैं, 3 वो ऑर्बिटल के लिए होते हैं, बताए तो ऑर्बिटल के बारे में बताते हैं। लेकिन जो चौथी क्वांटम संख्या होगी जिसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, यानी चक्रण या प्रचक्रण क्वांटम संख्या, वो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगी। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या कहते हैं क्वांटम नंबर्स को, यानी इसकी डिफिनेशन, क्वांटम संख्या की डिफिनेशन हम किस प्रकार देंगे। देखिए क्वांटम नंबर यानी क्वांटम संख्या, तो क्या होता है, क्वांटम नंबर्स आर द नंबर विच टेल्स अबाउट द साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। मतलब दैट इलेक्ट्रॉन का मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब जो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में होगा ना, खाली तो होगा नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो वो उस एटम के ऑर्बिटल में होगा। तो वही कि ये जो क्वांटम संख्याएं होती हैं आर द नंबर, ऐसी संख्याएं होती हैं विच टेल्स अबाउट द साइज, जो बताती है क्या, साइज मतलब वो उसका आकार, शेप मतलब कहे तो साइज मतलब हम कह सकते हैं वो किस प्रकार, उसका साइज कितना बड़ा है, छोटा है, ऐसा बताएगा। ठीक है, लेकिन जो शेप होता है वो आकार बताती है। एंड ओरिएंटेशन, और उसकी त्रिविम संरचना के बारे में बताएगा कि उसकी पोजीशन कैसी है। और क्या, ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, मतलब हम किसी ऑर्बिटल के लिए, किसी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल, जो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में है उसके लिए क्वांटम नंबर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमको क्या क्वांटम नंबर्स जो आएगी हमको किस बारे में बताएगी, उसकी साइज, ऑर्बिटल की साइज के बारे में, यानी कक्षक की साइज के बारे में, फिर कक्षक के आकार के बारे में, और क्या कक्षक की स्थिति बताएगी। ओरिएंटेशन बोले तो स्थिति होगी, त्रिविम में उसकी स्थिति किस प्रकार की है उसी को बताएगा ओरिएंटेशन। तो कहने का मतलब है कि ये जो क्वांटम नंबर्स होंगी वो हमें किसी ऑर्बिटल, एटम के ऑर्बिटल के जो साइज होगी उसको बताएगी, उसका कहे तो शेप बताएगा, और साथ ही साथ उसका ओरिएंटेशन को, यानी त्रिविम स्थान को भी, त्रिविम स्थिति को भी बताएगी। और देखिए क्या होता है, दीज क्वांटम नंबर्स आर, मतलब ये क्वांटम संख्याएं हैं। कौन कौन सी क्वांटम संख्याओं के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए पहले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एन से, इसको बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, फिर देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी क्वांटम नंबर,
ठीक है, इसको बोलते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या। और देखिए इसको हम स्मॉल एल से दर्शाते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल एन से और इसको स्मॉल एल से। फिर तीसरी कौन सी है? मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मतलब चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या। इसको बोलते हैं चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या। और देखिए इसको हम जनरली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या भी बोल सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, और क्या? देखिए स्पिन क्वांटम नंबर, मतलब इसको बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या। तो इसमें हम देखेंगे इसका जो सिंबल होता है स्मॉल एन के नीचे हम एस को लटका देते हैं, और इसमें यानी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है इसमें हम स्मॉल एन के नीचे एल को लटका देते हैं। ठीक है, तो कहे तो ये जो तीनों क्वांटम संख्याएं होती हैं, ये मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और जो होती है हमारी एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या, और तीसरी जो होती है मैग्नेटिक क्वांटम यानी मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम संख्या अर्थात चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या, ये हमको किसके बारे में बताती है? ऑर्बिटल के बारे में। ऑर्बिटल के बारे में। लेकिन ये जो क्वांटम संख्या होती है हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है। ये बताएगी कि हाँ इलेक्ट्रॉन कौन सा, उसका चक्रण कैसा है, वो बताएंगे आपको। जब इलेक्ट्रॉन को भरना बताएंगे किसी ऑर्बिटल में, तब उसमें हम ये अच्छे से समझाएंगे, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा जब हम इसको पढ़ाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉनों को भरना सिखाएंगे तब। ठीक है, तो यही कि ये जो स्पिन क्वांटम नंबर होगी यानी स्पिन क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या होगी, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगी। लेकिन बाकी जो तीनों क्वांटम संख्याएं होंगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ये हमें स्पेशली ऑर्बिटल के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो यही थे क्वांटम नंबर। अब हम बात करेंगे एक एक क्वांटम नंबर की, बारी बारी से हम सभी को पढ़ेंगे कि हाँ कौन सा किस प्रकार से क्या चीजें बताती है। ठीक है, इसमें एक बार आपको बताओ तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या होती है ये कभी कभी कहें तो सेल के बारे में बताती है, और ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होती है ये कहें तो सबसेल के बारे में बताती है। ठीक इसी तरीके से इसको कह सकते हैं ऊर्जा स्तर के बारे में बताती है, ये वाला उप ऊर्जा स्तर के बारे में बताता है। ठीक है, अभी हम चलते हैं तो एक एक टॉपिक में आपको अच्छे से समझाएंगे किसको क्या क्या बोलते हैं, किस तरीके से इसको निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक जो कि है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो हमारा यानी जो हमारी पहली क्वांटम संख्या है जिसका नाम है क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी इसको हम दर्शाते हैं स्मॉल एन से। ठीक है, तो ये मुख्य क्वांटम संख्या यानी सबसे पहले जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या निकालेंगे तो सबसे पहले जो हम निकालेंगे वो होगी हमारी मुख्य क्वांटम संख्या। तो देखिए क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या। ये होती क्या है यहाँ पे? द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, the principal quantum number determines the size and large extent the energy of orbital। कहने का मतलब है कि ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है होती है ये क्या बताती है? साइज बताती है, एंड लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, मतलब उस ऑर्बिटल की कहे तो अधिकतम मात्रा में ऊर्जा के बारे में भी बता देती है। ठीक है, तो सीधे बोल देता हूँ जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वह ऑर्बिटल की आकार के बारे में और साथ ही साथ आकार के साथ साथ उसकी ऊर्जा के बारे में भी कहीं ना कहीं बहुत अधिक मात्रा तक उसकी ऊर्जा के बारे में भी बताती है। और क्या? इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज द सेल, मतलब ये सेल बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा। इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज द सेल, मतलब यह सेल के बारे में भी पहचान कराती है कि हाँ उस इलेक्ट्रॉन या वह ऑर्बिटल किस सेल में है। ठीक है, या किस कोष में है, सेल को हिंदी में कोष बोलते हैं, या किस कोष में है, ये प्रिंसिपल क्वांटम संख्या उसके सेल के बारे में बताएगी। और देखिए क्या? द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड गिवन बाई, मतलब जब प्रिंसिपल क्वांटम संख्या की वैल्यू बढ़ती है तब जो ऑर्बिटल यानी अलाउड ऑर्बिटल होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की संभावना होती है वो उसकी साइज भी बढ़ती है। कहने का मतलब यही कि जब क्वांटम संख्याओं को हम बढ़ाते जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन यानी जो कक्षकों की साइज होगी वो बढ़ती चली जाएगी, जिसको दिखाया कैसे जाता है, दिया कैसे जाता है, एंड गिवन बाय नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बराबर n स्क्वायर, यानी उन कक्षकों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी?
n स्क्वायर के बराबर। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। ठीक है, इसको साइड में लिख लीजिएगा कहीं स्टार मार के। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कंपटीशन के हिसाब से, और आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, बिना महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है आपके लिए भी। तो यही द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n एंड गिवन बाई। इसके दौरान हम दिखाते हैं कि जब प्रिंसिपल क्वांटम संख्या बढ़ती है तो जो ऑर्बिटल की संख्या उस एक निश्चित सेल में होती है वो कितनी होती है उसके बारे में ये बताएगा, यानी n स्क्वायर। ठीक है, यही की प्रिंसिपल क्वांटम संख्या होगी, ये सेल के बारे में बताती है। कहते ये ऊर्जा स्तर के बारे में, ऊर्जा के बारे में बताती है, साथ ही साथ आकार के बारे में बताती है ऑर्बिटल के। ठीक है, और ये बात की ये जो जब इसकी वैल्यू हम बढ़ाएंगे, यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या की वैल्यू जब बढ़ेगी, तब क्या होगा कि जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे वो n स्क्वायर की तरह बढ़ेंगे। मतलब जब n को हम 1 2 करके बढ़ाएंगे तो वो n का जितना बढ़ाएंगे उसके स्क्वायर के रूप में बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए अगर n की वैल्यू हम मान लें कि n की वैल्यू हमको दे दी जाए n की वैल्यू 1, तब ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी, 1 पे तुरंत रखेंगे n स्क्वायर, तो कितना आएगा 1। n की वैल्यू मान लीजिए 2 दे दी जाए, तब ऑर्बिटल की संख्या कितनी आएगी, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4। ठीक इसी तरीके से अगर हम n की वैल्यू 3 रखें तब कितने ऑर्बिटल आएंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे सीधे 9। तो कहने का मतलब ये कि जब जिस तरीके से मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक उसी रूप में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल यानी ऑर्बिटल की संख्या होगी, कक्षकों की संख्या जो होगी वो भी बढ़ेगी n स्क्वायर के रूप में। ठीक है, ये बात रही क्वांटम नंबर की। अब देखिए ये जो सभी कक्षक होते हैं ये मिलकर के एक सेल का निर्माण करते हैं जिसको हम कोष बोलते हैं। ठीक है, तो उन कोषों को हम दर्शाते हैं कैसे कि इसके सापेक्ष यानी मुख्य क्वांटम संख्या के सापेक्ष हम उन कोष को यानी उन सेल्स को कैसे दर्शाते हैं। तो देखिए क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल ऑफ एटम फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स जो n है उसके लिए हम उस सेल यानी उस कोष का निर्धारण है, उसका नोटेशन किस प्रकार से देखते हैं, उसको डिनोट किस प्रकार से करेंगे। उस एटम के यानी उस परमाणु के जो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या आएगी हमारी, उसके आधार पर हम उस सेल का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से करेंगे। देखिए क्या है, n यहाँ पे n के लिए अगर वैल्यू n यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या की वैल्यू n है तो उसको सेल देखिए किस तरीके से, अगर n की वैल्यू 1 तो हम उसके सेल को दर्शाएंगे कि k से, कहेंगे हम k सेल है। और जब n की वैल्यू 2 होगी यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या की वैल्यू 2 आएगी, तब हम कोष की वैल्यू क्या, कोष को क्या बताएंगे, किस नोटेशन से, l से। इसी तरीके से जब n की वैल्यू 3 आएगी तब कोष होगा हमारा m, और n की वैल्यू 4 आने पे हमारा कोष होगा n। ठीक है, और ये तो हो गया कि हम किसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी सेल को किसी भी स्पेशल क्वांटम नंबर के लिए। ठीक, अब एक महत्वपूर्ण बात जो बहुत ही जरूरी है, बहुत अच्छे से आपको इसको समझना होगा। देखिए क्या लिखा गया है, साइज ऑफ एन ऑर्बिटल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ n। कहने का मतलब है अब वहां पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल बढ़ रहे थे, लेकिन अब बात आएगी साइज ऑफ एन ऑर्बिटल यानी ऑर्बिटल की साइज इंक्रीज करेगी। कैसे, विथ इंक्रीज ऑफ n यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है। तो जब हम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या को बढ़ाएंगे तब ऑर्बिटल की साइज भी बड़ी होगी। ठीक है, तो इसको समझे तो अगर आप पीरियोडिक टेबल खोलें तो पहले पीरियड की जो साइज होती है वो उसमें सिर्फ एक कक्षा होगी, कहें तो एक ऑर्बिटल होगा। ठीक है, लेकिन एक कोष बोलेंगे जिसमें ऑर्बिटल की संख्या होगी कितनी, एक ऑर्बिटल की संख्या कितनी, इस पे रखेंगे तो एक का स्क्वायर मतलब एक कोष में एक ऑर्बिटल। लेकिन पहले आवर्त के लिए जब दूसरे आवर्त में जाएंगे तब वहां पर मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू कितनी, 2 यानी एल सेल। तो एल सेल में जो ऑर्बिटल की संख्या होगी कितनी, 2 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे 4, कहे तो कितनी संख्या होगी, 4 ऑर्बिटल होगा ना, यानी 4 कक्षक होगा। ठीक, तो यही बात की जब साइज ऑफ n ऑर्बिटल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ n, तो जब n बढ़ाएंगे यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या बढ़ेगी तो सीधे सीधे साइज बढ़ती चली जाएगी। इसका उदाहरण आप पीरियोडिक टेबल से ले सकते हैं कि पहले आवर्त में हमको 1 सेल मिलती है, दूसरे आवर्त में 2 सेल, तीसरे आवर्त में 3 सेल, चौथे आवर्त में 4 सेल, और उनकी साइज भी क्रमशः बड़ी होती जाती है। ठीक है, तो यही था प्रिंसिपल क्वांटम संख्या यानी मुख्य क्वांटम नंबर में कि मुख्य क्वांटम संख्या हमें ऑर्बिटल के ऊर्जा के बारे में बताती है, ऑर्बिटल के आकार के बारे में बताती है। ठीक है, और उसको ये कहीं ना कहीं सेल के बारे में भी बताती है।